बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद साहब एक ऐसे महकमे में काम करते थे जहाँ इन्हें हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए थे। वो जहाँ जाते ये गार्ड साथ जाते और हमारे घर के बाहर भी गार्ड तैनात थे। लिहाजा मैं घर वालों की इजाज़त के बगैर कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। आना जाना इन गार्डों की नज़र में रहता था। मेरी सहेलियाँ भी इसी बायस कम ही हमारे घर आना पसंद करती थी। वो इन वॉचमैनों की निगरानी से उलझन महसूस करती हैं। वालिदैन की अकलौती औलाद होने की वजह से इस माहौल में तन्हाई का शिकार हो गई। वालिद साहब से फरमाइश की कि मुझे कोई पालतू जानवर दिला दें जिसकी देखभाल से दिल बहलता रहे। इस पर अम्मी बोली, इसे तोता ला कर दे दें, इसको सिखाया जाए तो बोलने लगता है, अगर पर काट दे तो उड़ता भी नहीं है। बाकी जानवरों की देखभाल ज़रा मुश्किल होती है और घर में गंद भी फैलता रहता है। अम्मी ने मुझे बताया था वो भी बचपन में तोते पालती थी। यमिया मिट्टू। जब इनका नाम लेते और सिखाए हुए जुमले को दोहराते हैं तो परिंदे की ज़ुबान से इंसानों की बोली सुनकर बहुत मज़ा आता है और अल्लाह की कुदरत पर हैरानी होती है कि परिंदा होकर इंसान जैसी बोली भी बोल सकता है। मैं चाहती थी कि मोर या फिर आला नस्ल का हिरन पाल लूँ, मगर अम्मी के इश्तियाक दिलाने पर मैंने तोते पालने को ही तरजीह दी। अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी कोई फरमाइश रद्द न करते। बस इन्होंने चंद ही दिनों में एक तोता कहीं से मंगवा दिया। ये पहाड़ी तोते का बच्चा था और इसके गले में हार जैसी गंढ थी। वालिद साहब ने बताया, तोते ज़्यादा बड़े हो जाएं तो बोली नहीं सीखते, मगर ये बच्चा है, जो भी तुम इसके सामने बार बार कहोगी वही सीख जाएगा और रवानी से दोहराने लगेगा। मैं इसका पिंजरा अपने कमरे में ले आई, इसे बोलना सिखाती। मैंने इसे नाम लेना सिखाया, फिर कहती, मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? वो दोहराता, मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? तो ये जुमला मुझे बहुत भला लगता। फिर मैंने अपना नाम भी सिखाया। मैं खटका करती तो वो बोलता, अस्सलामुअलैकुम। अब जो दरवाजे पे खटका होता या मैं लकड़ी को दीवार पे हल्के हल्के मारती तो वो ठक ही फौरन कहता, कौन है, कोई आया है क्या? अस्सलामुअलैकुम, नाम तो बता दो। ये सारी बातें मैंने इसे सिखाई थी। वो बहुत जल्द सीख गया। दरअसल मैं चाहती थी कोई मेहमान हमारे घर आए तो मियाँ मिट्ठू इस तरह के फ़िक्रे कहे कि मेहमान महफूज हों। मैंने इस किस्म के फ़िक्रे सिखाए। आइए, ये सारी बातें मैं इसे सिखाती रही। मैंने इस किस्म के फ़िक्रे सिखाए कि आइए तशरीफ़ लाइए, बहुत दिन बाद आए हैं, खैरियत तो है? अब कब आएंगे? जल्द आइएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। मामू, मुमानी, चचा, चची, फुप्पो, खाला, इनके बच्चे गर्ज सभी मेरे मिट्ठू की ये बातें सुनकर महसूस होते, कुछ हैरान रह जाते कि यह जानवर हो कि कैसे इतनी बातें कर लेता है। अरे भाई प्लीज़ ये तोता हमें दे दो, बेशक मुंह मांगे दाम ले लो। वो कहते। मैं तो जवाब देती कि हरगिज़ नहीं दूंगी, चाहे कोई लाख रुपया दे दे। मेरा तोता अनमोल है, मेरी तो इसमें जान है जैसे किसी दियो की जान तोते में होती है। अब मुझे घर में बोरियत होती और ना जी घबराता। हर वक्त अपने मियाँ मिट्ठू की खातिरदारी में लगी रहती, इसकी बातें सुनती और इससे दिल की बातें भी करती, जैसे वो मेरा दोस्त हो। कोई यकीन नहीं करेगा शायद अपने इस बेजुबान दोस्त की खातिर, जो सिर्फ चंद सिखाए हुए जुमले ही बार बार दोहरा सकता है, मैं कहीं नहीं जाती थी। रिश्तेदारों में शादी ब्याह और कोई भी ऐसा मौका होता कि सभी घर वाले मधु होते, सब जाते, मगर मैं इनकार कर देती क्योंकि मेरा तोता घर में अकेला रह जाता। मिट्ठू भी ऐसा सयाना था कि फ़ौरन मेरी गैर मौजूदगी को महसूस कर लेता था, मेरा नाम पुकारने लगता और चीख चीख के घर सर पे उठा लेता था। तभी सोचती थी मैं इसे कभी अपने से जुदा नहीं करूँगी, न किसी को दूंगी। मैंने एफएससी के बाद कॉलेज छोड़ दिया था। जब मेरा मेरिट न बना तो पढ़ाई से दिल चाट हो गया। मैं घर बैठ गई और दोबारा कॉलेज जाने का नाम न लिया। मैं सोचती थी कि मिट्ठू का दम गनीमत है, अगर ये ना होता तो क्या करती, मेरा वक्त कैसे कटता। हमारे घर के सामने अंकल आरिफ का घर था। इनका बेटा ज़िशान दूसरे शहर पढ़ने गया हुआ था। वो सिर्फ छुट्टियों में घर आया करता था। मैंने अक्सर इसे देखा था मगर कभी बात नहीं की थी। इसके वालिदैन हमारे घर आते थे मगर ज़िशान कभी नहीं आया क्योंकि मेरा कोई भाई ना था। इसकी उम्र का कोई लड़का हमारे घर न था। वो किस लिए आता? रोज़ ही थोड़ी देर में अपने मिट्ठू को ऊपर ले जाती
और पिंजरा खोलकर दीवार की मुंडेर पे बिठा देती। वो मुझसे इस कदर मायूस था कि अगर खुला होता तो वो सारा दिन सहन और कमरों में घूमता फिरता। वो उड़ के कहीं बाहर ना जाता था, बस घर के अंदर ही छोटी छोटी उड़ानें भरता था। मुझे यकीन था ये कभी नहीं जाएगा, इसी वजह से खुली छुट्टी दी हुई थी। ताहम रात को पिंजरा बंद करना ज़रूरी होता ताकि बिल्लियों वगैरह का मेरा तोता नवाला ना बन जाए। जब मैं इसे खोलती तो पिंजरे से निकलकर वो मेरे कंधे या कलाई पर बैठ जाता और मेरे हाथ से इशारा करने पर पिंजरे में चला जाता था। शुरू में इसके थोड़े थोड़े पर काट दिए थे, लेकिन जब नए पर आ गए तो फिर ना काटे कि हमें पक्का यकीन था कि हमारा मिट्ठू अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सर्दियों के दिन थे। मैं मिट्टू को धूप लगवाने छत पर गई। मैं रोज़ इसे थोड़ी देर के लिए छत पर लेके जाती थी, खुली हवा में चहलकदमी करें। वो बहुत खुश होता। किसी दिन ना ले जाती तो शोर मचाता रहता। मैं इस रोज़ जब मुंडेर पे अपने तोते को मैंने छोड़ा तो वो जाकर टैं टैं करने लगा। ये इसकी तरफ से खुशी का इजहार था। मैं इसके पास ही खड़ी थी। अचानक ज़िशान अपनी छत पर आया। इसकी कलाई पर भी एक तोता था। वो इसे प्यार से हौले हौले पुकार रहा था। जो ही इसके तोते ने आवाज़ निकाली, मेरा मिट्ठू बेकरार होकर मुंडेर पर इधर उधर तेज तेज चलने लगा। मैंने महसूस किया इसकी सारी तवज्जो ज़िशान के तोते की तरफ है। ये तोता नहीं, तोती थी। लम्हा भर को तो मियाँ मिट्ठू ने खुद को संभाला, लेकिन फिर एक भरपूर उड़ान भरी और मुंडेर से ज़िशान की छत पर पहुंच गया। ज़िशान ने तोती को अपनी छत की दीवार पर बिठा दिया और मियाँ मिट्ठू इस तोती के बराबरी पे जा बैठा। मैं अपने तोते के उड़ जाने की वजह से इस कदर परेशान और हवास बाख्ता हो गई कि दौड़ती हुई जीने से नीचे सहन में पहुंची और शोर मचाने लगी, मेरा मिट्ठू उड़ गया। अम्मी जाइए इनके घर जल्दी, मेरा मिट्ठू उड़ गया। अम्मी गुस्ल खाने में नहा रही थी। उन्होंने वहीं से आवाज़ दी, गेट पे जाके गार्ड से कहो वो देखें इसे। मैं गेट की तरफ दौड़ी। गार्ड को इशारा किया कि सामने वाले घर में मेरा मिट्ठू है, इसे ले आओ। अभी ये मैं बात कर ही रही थी कि ज़िशान मेरा तोता लेकर आ गया। इसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने गार्ड से कहा इसे अंदर भेज दो, ये मेरा तोता लाया है। हम साइगी के नाते गार्ड ज़िशान को पहचानता था, वो तोते को भी पहचानता था। इस ज़िशान को अंदर आने दिया। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा आप अपने तोते को सामने मत लाया करें, इस तरह मेरा तोता डिस्टर्ब होता है। आज तो आप वापस ले आए हैं, कल अगर इसी तरह उड़ान भरता कहीं और चला गया तो मैं क्या करूँगी। वो बोला तो दूसरा तोता पाल लेना। मैं क्यों पाल लूँ, खुदा ना करे जो ये मुझसे दूर हो जाए। तोते तो होते ही बेवफा हैं, क्या तुमने नहीं सुना? तोता चश्मे की मिसाल, वो कोई और तोते होंगे, मेरा तोता ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ करो ये कभी उड़ गया तो? क्यों फ़र्ज़ कर लूँ भाई, इसमें मेरी जान है। ये बेवफाई करेगा तो मैं मर जाऊँगी। तौबा तौबा, ज़िशान ने कानों को हाथ लगा लिया। हम गेट के पास खड़े थे कि अम्मी आ गई। बोली अरे ज़िशान को अंदर बुलाओ, आओ बेटा अंदर आ जाओ। शुक्रिया आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे एकेडमी जाना है। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, आइंदा अपने तोते का ख्याल रखना, दोबारा उड़ा तो फिर वापस नहीं आएगा। इन्हें उड़ना आ जाए तो आज़ादी का मज़ा चखने के बाद लौट कर नहीं आते। ये कहकर वो तो चला गया, मगर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद करके मरोड़ दिया। खौफज़दा से अपने मिट्ठू को दिल से लगाकर अंदर आ बैठी और देर तक यूं ही बैठी रही। अगले दिन मिट्ठू को लेकर छत पर नहीं गई। मखसूस वक्त पर इसने खूब शोर मचाया, टैं टैं करके सारे घर को सर पे उठा लिया। नाचार मुझे इसे ऊपर ले जाना पड़ा। मैंने मुंडेर पे पिंजरा रख दिया, लेकिन आज किसी अनजाने खौफ की वजह से पिंजरे का दरवाज़ा नहीं खोला। मिट्ठू मियाँ तो इस वक्त चहलकदमी करने के आदी थे, शोर मचाने लगे। जवाब में सामने की छत पे ज़िशान के तोते ने भी टैं टैं शुरू कर दी तो मिट्ठू वो पूरे जज्बात से पिंजरे की सलाखों से सर टकराने लगा, जैसे कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, पिंजरे से बाहर निकालो, आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेने दो। जब मैंने इनके वावेला पर कान न धरे तो मियाँ मिट्ठू ने पिंजरे की सलाखों में सर ढाला और पूरा जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी वो सलाखों के दरमियान फंस कर पड़ाने लगा और इसकी जान पे बन गई। मैं घबरा गई। ये मंजर देखकर ज़िशान भी परेशान हो गया। मुझे इशारा किया इसे सलाखों से निकालो वरना बेचारा जान से चला जाएगा। कोशिश करने लगी मगर सलाखों से इसके जिस्म को आज़ाद ना करा सकी तो ज़िशान को इशारा किया कि तुम इसे निकालो। वो गेट पर आया। गार्ड इसे पहचानता था सो अंदर आने दिया। वो जीने से सीधा छत पर आ गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर सलाखों को खींचकर चौड़ा किया, तोते को बाहर निकाला।
तभी इसने कहा कि तुम्हारे तोते का पर टूट गया है, ये जख्मी है, अब इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम इसे रोज़ इतनी सुबह छत पे क्यों लाती हो? अब्बू कहते हैं कि इन्हें अगर इस तरह खुली फिजा में ना लाया जाए तो ये बीमार हो जाते हैं या फिर उदासी से मर जाते हैं। खैर अब तो इसका पर टूट चुका है, अंकल से कहना है कि इसका परिंदों के डॉक्टर से इलाज कराएं। वो ये कहकर चला गया। वालिदा किचन में मसरूफ़ थी। इन्हें ज़िशान के घर आने का और वापस लौट जाने का कोई इल्म ही ना था। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद एक रोज़ जब सुबह सवेरे मैंने पिंजरा खोला तो तोते को बेहिस्सो हरकत पाया तो देख के रोने लगी। वो बेचारा मर चुका था, खुदा जाने पर टूट जाने की वजह से या फिर सदमे से। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैंने अपने प्यारे मिट्ठू की जुदाई में खूब रोई। जब ज़िशान को इल्म हुआ कि मिट्ठू मर गया है तो वो अपना तोता ले आया और कहा कि तुम इसे रख लो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैंने इससे कहा नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती, इसकी वजह से ही तो मेरा मिट्ठू मरा है, ये मुझे इसकी याद दिलाएगा। तुम्हारा तोता तुम ही को मुबारक हो। इसका तोता मैंने वापस कर दिया, मगर इसने जिस तरह मेरी दिलजोई की तो अब मैं ज़िशान के इंतज़ार में रहने लगी। जब तक वो ना मिलता मेरे दिल का बोझ हल्का ना होता, बल्कि और भी बढ़ता जाता। अब मिट्ठू के ना होने के बावजूद मैं छत पर जाती और वहाँ से ज़िशान से बातें करती। मुझे कभी कभी यह एहसास ना हुआ कि वो लड़का है और मैं लड़की हूँ। बस दोस्त लगता था और मैं एक दोस्त की तरह इससे बात करती थी। जिस रोज़ बात ना हो पाती मैं अफसुर्दगी में डूबने लगती। ज़िशान की बहन की शादी हो चुकी थी, जिसका नाम नादरा था। नादरा बाजी का घर हमारे बराबर था। अब ज़िशान बाजी के घर आकर इनकी छत से मेरे साथ बातें करने लगा, क्योंकि हमारी और नादरा बाजी की छतें मिली हुई थी। एक दिन मैंने ज़िशान से पूछा, तुम्हारे दिल में कोई तमन्ना है? इसने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ ना। मैंने सवाल किया, क्या तमन्ना है? कहने लगा, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे दिल में जो तमन्ना है तुम किसी और को बताने की बजाय मुझे बताओ और वो मैं पूरी कर दूँ। फिर इसने मुझसे पूछा, तुम्हारे दिल में कोई तमन्ना है? मैंने जवाब दिया, हाँ है। क्या है वो तमन्ना? मजाक में चांद की तरफ इशारा किया। मुझे ये चाहिए। इसने पूछा, क्या चांद? हाँ और भी। वो बोला, पूरी रात लग जाएगी और तुम ठहरोगी नहीं यहाँ। ऐसा करते हैं, कल तुम आ जाना, मैं तुम्हें चांद ला दूँगा। अगली रात वो आया। मैंने कहा, चांद लाए हो? मैं दिन में गया था, चंदा मामू नहाने गए हुए थे तो दरिया में जहाँ वो नहाते हैं वहाँ चले जाना था। उधर भी गया था, मगर नहाते हुए लिबास नहीं पहना हुआ था, तभी वापस आ गया। मैं इस चौक पे खूब हंसी। अब हम रात को 2 घड़ी रोज़ छत पर आकर बातचीत कर लेते। एक दिन शदीद सर्दी थी और बारिश भी होने लगी। ज़िशान से मैंने वादा किया था कि आंधी आए, बारिश आए या तूफ़ान, तुमने कल ज़रूर आना है। शदीद बारिश हो गई। अम्मी अब्बू अपने कमरे में लिहाफों में दबके सो रहे थे। 12:30 बजे। मैं सर्दी में छत पर इसका इंतज़ार में भीग रही थी। जानती थी कि इतनी तेज़ बारिश में वो नहीं आ सकेगा, मगर फिर भी इंतज़ार था और इस इंतज़ार ने मुझे बारिश में किसी मुजस्मे की तरह जमा दिया। 1 बजे के करीब, जबकि मैं बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी, हमारे घर के बिल्कुल करीब नज़दीक एक फायर की आवाज़ ने मुझे डरा के रख दिया। इस वक्त तो कुछ समझ में ना आया और मैं दौड़कर जीना उतरती अपने कमरे में जाके दबक गई। सुबह मालूम हुआ जिसको चोर समझकर गार्ड ने गोली चलाई थी वो कोई चोर नहीं बल्कि ज़िशान था, जो हमारी दीवार फैलाकर घर के अंदर आने की कोशिश में गार्ड का निशाना बना था। मुझे याद आया कि कल आने का वादा करते हुए ज़िशान ने पूछा था कि तुम किस बेवकूफ़ से शादी करोगी, तो मैंने जवाब दिया था कि ऐसे लड़के से जो चौकीदार की परवाह किए बगैर हमारे घर की दीवार फैलाकर अपनी जान पर खेलकर आधी रात को अपना वादा निभाने छत पर आए। फिर मैंने इससे पूछा कि तुम किस बेवकूफ़ लड़की से शादी करोगे, तो इसने कहा एक ऐसी लड़की से जो हर खतरे की परवाह किए बगैर मुझे अपने घर में आधी रात को आने की इजाज़त देगी। बस वो घड़ी जाने कैसी थी कि इस रात बारिश हो गई और नादरा बाजी के घर वाले सर शाम गेट लॉक करके सो गए। बिजली चली गई, मगर वादा निभाने वाले ने हर हाल वादा वफा करने की ठान ली। वादा निभाने की खातिर ज़िशान अपने घर से निकलकर हमारे घर की दाएं जाने वाली दीवार की तरफ गया। इसने कुछ ईंटें जो वहाँ पड़ी हुई थीं दीवार के साथ ऊपर तले रखकर वो दीवार फलांगने की कोशिश की। गार्ड वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने ललकारा। वो दीवार फलांगने से बाज न आया तो उन्होंने इस पे फायर कर दिया। गोली इसकी पुश्त पे पेवस्त हो गई और दिल को पाश पाश कर गई। अल्लाह जानता है कि इसने कभी मुझे मैली नज़रों से नहीं देखा था, बस फासले से ही हम बातें किया करते थे। वो आखिरी रात मुझसे मिलने आ रहा था कि सुबह इसे दूसरे शहर जाना था जहाँ इसके मामू का घर था।
اس نے کہا تھا اب میں رزلٹ آنے کے بعد ہی آؤں گا، لہٰذا اب تمہیں میرا انتظار میں چھت پہ نہ ٹھہرا کرنا۔ اس کے یوں چلے جانے سے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ والدین نے کسی سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ اس کے والدین نے بھی اس معاملے کو دبا دیا اور کوئی واویلا نہ کیا، کیونکہ دونوں عزت دار گھرانے تھے۔ جانے انکل عارف اور ابو نے مل کر کیا کیا، معاملہ پولیس سے طے کیا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ گئی، لیکن جو داغ ذیشان کی ناگہانی موت کو ہم سب کے دلوں پہ نقش ہوا، وہ آج بھی تازہ اور تابع ہے، وہ کبھی مانت نہیں پڑ سکتا۔